नमस्कार भाई सभी को, आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन पर एक बार फिर से स्वागत है। आज लेसन पढ़ेंगे 6 भारत 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। फर्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों के वंश परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, सातकर्णी प्रथम का कलिंग नरेश से युद्ध हुआ था। इसे पश्चिम का स्वामी कहा जाता है। सेकंड है, गौतमी सातकर्णी ने दक्कन में सातवाहनों के राज्य को शक्तिशाली बना दिया। थर्ड है, सातवाहन राज्य समृद्धशाली था तथा इसका प्रशासन अच्छा था। तो सभी कथन ठीक है। सातवाहनों के वंश परिवार को आंध्र सातवाहन भी कहते थे। सातवाहनों के जो वंश परिवार थे उनको आंध्र सातवाहन भी कहते थे। इसका एक महान विजेता शासक सातकर्णी प्रथम था। इसका विजेता कौन था? सातकर्णी। उसने शायद ईसा पूर्व पहली सदी में शासन किया था। और आगे देखिए, सातकर्णी प्रथम के शासन के कुछ समय बाद शकों ने जो सौराष्ट्र पर शासन कर रहे थे सातवाहनों पर आक्रमण किया और उन्हें नासिक से खदेड़ कर आंध्र में भगा दिया। और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपनी सेना संगठित करके शकों पर हमला किया और अंत में पश्चिम दक्कन पर फिर से कब्जा करने में सफल हुए थे। परंतु शकों ने सातवाहनों पर आक्रमण करने का अवसर कभी हाथ से नहीं जाने दिया और यह स्थिति गौतमी पुत्र के बेटे वशिष्ठिपुत्र के शासनकाल तक बराबर चलती रही। अंत में वशिष्ठिपुत्र ने कुछ शक शासक की पुत्री से विवाह किया और ईसा के दूसरी शताब्दी के अंत में शक पहले की अपेक्षा कमज़ोर हो गए थे। तो सातवाहनों को राज्य विस्तार का मौका मिला। उन्हें उत्तर में काठियावाड़ को जीत लिया और दक्षिण में कृष्णा नदी के मुहाने के प्रदेश पर कब्जा कर लिया था। और दक्षिण में कृष्णावती के मुहाने प्रदेश पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। परंतु इसके बाद भी सातवाहनों की शक्ति बहुत समय तक कायम नहीं रही और ईसा की तीसरी शताब्दी में वह क्षीण हो गई थी। और सातवाहन राज्य समृद्धशाली था और इसका प्रशासन अच्छा था। राज्य प्रांतों में बटा था जिन पर सैनिक तथा असैनिक राज्यपाल शासन करते थे। प्रत्येक गांव का प्रधान राजस्व या वसूल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य, स्तूप अर्धगोलाकार बड़े स्मारक होते थे और इनके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे। और बी, स्तूपों के समीप विहार होते थे जहाँ भिक्षु रहते थे। सी, अमरावती का स्तूप व्यापारियों तथा भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना है। और डी है, बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए गए थे। तो इनमें असत्य कौन सा? बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए गए थे, ये असत्य कथन है। व्याख्या है, नगरों में व्यापारी और कारीगरों की श्रेणियों के नेता मालामाल हो गए थे और उनके पास अन्य कामों में खर्च करने के लिए अतिरिक्त धन था। और उनमें से अधिकतर बौद्ध या जैन थे। उनमें से अधिकतर या तो बौद्ध थे या जैन थे और इसलिए उन्होंने बौद्ध विहारों को धन दान में दिया। यह धन चैत्य मंडपों और स्तूपों की सजावट में लगाया गया। बौद्ध इन चैत्य मंडपों में पूजा पाठ करते थे। सांची जो भोपाल के पास है के स्तूप की वेदिकाएं, रेलिंग और तोरण द्वार इसी प्रकार के दान से बने हैं। ये उनके उदाहरण है, सांची और रेलिंग। बहुत से बौद्ध विहार बड़े नगरों के निकट बनाए गए थे, जैसे तक्षशिला और सारनाथ वाराणसी के निकट के विहार। इससे नगरों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने में बौद्ध भिक्षुओं को सुविधा होती थी। कुछ बौद्ध भिक्षु पहाड़ियों को
काटकर बनाए गए बड़े गुफा विहारों में रहते थे और इन्हें भी प्रतिमाओं से सजाया जाता था, जैसे कारले और बेदसा के गुफा विहार हैं जो पश्चिमी घाट में पुणे के नज़दीक है। अमरावती के स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इस पर महावीर के जीवन की घटनाओं का उबारों में अंकित किया गया है। सेकंड है, इस पर नीलगिरी नामक मदोन्मत्त हाथी को दिखाया गया है। इसकी व्याख्या देखिए। उपरोक्त कथनों में से एक गलत है। अमरावती स्तूप पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं को उभारों में अंकित किया गया था। इस उभार शिल्प में बाई और नीलगिरी नामक मदोन्मत्त हाथ को दिखाया गया है और दाईं ओर इसे बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होते दिखाया गया है। अतः कथन दो सत्य हैं। अमरावती में उभार शिल्प में बोधि स्तव का वर्णन भी मिलता है। बौद्ध धर्म में बोधि स्तव उस प्राणी को कहते हैं जो समस्त जीवों के लिए अपनी सेवा अर्पित करता हो। जो सभी जीवों के लिए अपनी सेवा अर्पित करता हो उसे ही बोधि स्तव प्राणी कहते हैं। और ऐसे प्राणी बोधि स्तव प्राप्ति की लालसा नहीं रखता, बल्कि दूसरों की सेवा में जुटा रहना चाहता है। दक्षिण भारत के 3 राज्यों चोल, पांड्य और चेर। दक्षिण भारत के 3 राज्य थे, चोल, पांड्य और चेर की जानकारी संगम साहित्य के स्रोतों पर आधारित है। संगम साहित्य के अनुसार इनमें से कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट है, चोल, पांड्य और चेर अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। केरल के राजाओं में नेडुचेरलादन को एक महान वीर समझा जाता था और संगम साहित्य की कविताओं में चोल, पांड्य और चेर के युद्धों की जानकारी मिलती है और इस साहित्य की कविताएं संस्कृत में लिखी है। दक्कन के पठार के दक्षिण में और सातवाहन राज्यों के दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हुआ था। चोल, जिसका केंद्र चेन्नई के दक्षिण में तंजौर क्षेत्र में था। चोल का कहाँ था? चेन्नई के दक्षिण क्षेत्र में तंजौर क्षेत्र में था। और पांड्य था जिसका केंद्र मदुरै था। और चेर या केरल मालाबार तटीय क्षेत्र जो आज केरल का भाग है। उल्लेख मिलते हैं कि सदियों पहले 3 कवि परिषदों का आयोजन हुआ और तीसरी कवि परिषद मदुरै में हुई और दक्षिण की उन परिषदों में कवि भाट और चारणक्य हुए। उन्होंने कविताएं रची और बाद की परिषदों में 2000 कविताओं का संग्रहण करके उन्होंने 8 पुस्तकों में प्रस्तुत किया गया और ये कविताएं आज भी उपलब्ध है और यही संगम साहित्य कहलाई। जो वे 8 पुस्तक थी यही संगम साहित्य कहलाई थी। संगम साहित्य की अन्य कविताओं में चोल, पांड्य और चेर के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। नेडुचेरलादन के बारे में कहा जाता है कि उसने कई राज्य जीते थे। नेडुचेरलादन ने कई राज्य जीते थे ऐसा माना जाता है और मालाबार तट के पास रोम के जहाजी बेड़े को भी पकड़ लिया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5 है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकामेडू से प्राप्त होती है। रोमन जहाज व्यापार की तलाश में मालाबार तट और तमिलनाडु के पूर्वी तट पर पहुंचते थे और धनी रोमन लोग भारत से मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर और बंदर तथा मोर जैसे पशु पक्षी मंगाते थे। रोमन जहाज लाल सागर से चलकर अरब सागर पार करके मालाबार तट या पूर्व समुद्र तट पर मन्नार की खाड़ी तक पहुंचते थे। उन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती उन्हें वे जहाज़ों में भर लेते और सोने में कीमत चुकाकर रोम वापस चले जाते थे। रोमन लोग दक्षिण भारत के तटीयवर्ती नगरों में
भी रहते थे और यहाँ वे चीज़ें जमा करते और उन्हें जहाज़ों में रोम भेजने का इंतज़ाम करते थे। और इन नगरों में एक था अरिकामेडू, जो पांडिचेरी के नज़दीक है और जिसकी पुराविदों ने खुदाई की। यहाँ रोम में बनी अनेक चीज़ें भी मिली हैं। अरिकामेडू है जो पांडिचेरी के नज़दीक, और इसमें यहाँ पे खुदाई की तो रोम की अनेक चीज़ें मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ईसाई धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, ईसा की पहली सदी में ईसा धर्म का उदय हुआ और वह भारत पहुंचा। सेकंड है, भारत में ईसा धर्म सबसे पहले मालाबार तट के लोगों में और आधुनिक चेन्नई के नज़दीक के क्षेत्र में फैला। और आरंभिक ईसाई लेखकों ने ईसा के जन्म के समय से वर्षों की या संवत्सर की गिनती करने की एक नई प्रथा चलाई थी। तो ये तीनों ठीक है। उपयुक्त सभी कथन 1, 2, 3 सत्य है। ईसाई धर्म पहले की यहूदी धर्म पर आधारित था और यहूदी धर्म में एक ईसाई की पूजा को महत्व दिया था और ईसा को ईश्वर का केवल मसीही संदेशवाहक ही नहीं, वस्तुतः ईश्वर पुत्र भी समझा गया था। ईसा को ईश्वर का केवल मसीह नहीं समझा, उसको ईश्वर पुत्र भी समझा गया था। और ईसा ने उस प्रेम पर जोर दिया जो ईश्वर के दिल में अपने बनाए हुए मनुष्य के लिए है और मनुष्य को चाहिए कि वे सदाचारी जीवन व्यतीत करें। अभिलेखों से स्पष्ट जानकारी मिलती है कि ईसा की 7वीं सदी में केरल में ईसाई भारतीय परिवार रह रहे थे। यद्यपि जो घटनाएं ईसा के जन्म के पहले हुई थी उन्हें ईसा पूर्व की तारीख से व्यक्त किया गया है और जो ईसा के जन्म के बाद घटित हुई उन्हें ईसवी ई में गिना गया है। और घटनाओं का समय बताने की यह विधि आज लगभग सारे संसार में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 ईसा पूर्व और 100 ईस्वी के बीच सुदूर उत्तर में विदेशियों के अनेक जत्थे आए और भारत में बस गए। उन्होंने अपनी विशिष्ट जीवन पद्धति के जरिए भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया। इन लोगों के आने का सही क्रम क्या था? तो इन लोगों का आने का सही क्रम पहले हिंद यवन आया था, फिर शक आए थे, फिर पार्थ आए थे, फिर कुषाण आए थे। तो ऑप्शन डी, यूनानियों के अलावा बाकी सब मध्य एशिया से आए थे। यह उन अनेक अवसरों में से एक था जब मध्य एशिया से आए लोगों ने न केवल भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया बल्कि वे भारतीय जन समुदाय के अंग बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंद यवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने गांधार प्रांत पर शासन किया। उन्होंने अनेक प्रकार के सिक्के चलाए। इनके शासकों में कुछ बौद्ध बने, कुछ विष्णु उपासक बने। तो तीनों कथन सत्य हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद यूनानी राजाओं के लिए पंजाब के कुछ भागों और काबुल की घाटी को जीत लेना कठिन नहीं था। पंजाब के कुछ भागों और काबुल की घाटी को जीत लेना यूनानी राजाओं के लिए कठिन नहीं था। यह प्रदेश गांधार प्रांत के नाम से जाना जाता था और यूनानी शासकों की संस्कृति वस्तुतः भारतीय और यूनानी संस्कृतियों की मिश्रण थी। यूनानी शासकों की जो संस्कृति थी वो भारतीय और यूनानी संस्कृति की मिश्रण थी। और स्को से संदर्भित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, शक लोग पश्चिम भारत में आए और उन्होंने सिंध तथा सौराष्ट्र को रौंद डाला। और सेकंड है, शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन था। व्याख्या देखिए। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। भारत में आने के बाद शक अंततः काठियावाड़ और मालवा में बस गए।
सातवाहनों से उनके अक्सर युद्ध होते थे और उनके सबसे प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन ने सातवाहन शक्ति को नर्मदा नदी के उत्तर में फैलने नहीं दिया और चाहने पर भी स्वयं शक भी उत्तर की ओर आगे नहीं बढ़े, और क्योंकि कुषाणों ने उन्हें रोक रखा था इसलिए वे आगे नहीं बढ़े। नोट है, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि 170 ईस्वी में रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी। रुद्रदामन ने गिरनार के निकट एक सुदर्शन झील है, इसकी मरम्मत सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई थी। और आदेश किसने दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने आदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा बौद्ध विहारों के निर्माण के लिए धन दिया, और इसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध महासंगीति का आयोजन हुआ था। ये देखिए, उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। कुषाण राजा कनिष्क ने उत्तर भारत में अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़े प्रयत्न किए। वह अपनी सेनाएं उत्तर में मध्य एशिया तक ले गया था और उसे एक पराक्रमी राजा समझा जाता था। मध्य एशिया में हुण साम्राज्य की चीनी सेनाओं के साथ कुषाणों की मुठभेड़ हुई। हुण साम्राज्य की चीनी सेनाओं के साथ कुषाणों की मुठभेड़ हुई थी। और मथुरा के संग्रहालय में कनिष्क की एक आदमकद खंडित मूर्ति है। इसमें वह गठीले बदन का व्यक्ति नजर आता है। वह बौद्ध धर्म का समर्थक था। उसने बौद्ध विहारों के निर्माण के लिए धन दिया। उस समय प्रचलित धार्मिक वाद विवादों में उसकी दिलचस्पी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। तो फर्स्ट है, भारतीय तथा फारसी कला का है, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, और डी है भारतीय तथा यूनानी कला का। तो भारतीय तथा यूनानी कला का। व्याख्या इसकी, पश्चिम एशिया के साथ संपर्क बढ़ाने के कारण उत्तर भारत के नगरों में यूनानी मूर्तिकला को प्रवेश मिला। संपर्क बढ़ाने के कारण उत्तर भारत के नगरों में यूनानी मूर्तिकला का प्रवेश मिला। गांधार प्रदेश के भारतीय कलाकारों की मूर्तिकला की इस शैली में दिलचस्पी बढ़ गई और इससे वे प्रभावित भी हुए। उन्होंने बनाई बुद्ध की मूर्तियाँ और बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य पटल यूनानी शैली से मेल खाते हैं। यह शैली गांधार कला के नाम से जानी जाती है। यह शैली अब किसके नाम से जानी जाती है? गांधार कला से जानी जाती है। यह कला शैली न केवल आधुनिक पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में लोकप्रिय थी बल्कि आधुनिक अफगानिस्तान में भी, क्योंकि गांधार शैली की कला के अनेक अवशेष वहाँ से ही मिले थे। अफगानिस्तान से ही ज़्यादातर अवशेष मिले थे उनके, इसलिए वे अफगानिस्तान में भी जानी जाती है। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, बौद्ध स्तव उन त्यागी पुरुषों को कहा जाता है जो इस धरती पर बुद्ध से पहले प्राप्त हुए थे। बौद्ध स्तव उन त्यागी पुरुषों को कहा जाता है जो इस धरती पर बुद्ध से पहले प्राप्त हुए थे। दूसरा है, महायान संप्रदाय में अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का प्रचलन था और बौद्ध स्तव की पूजा की जाती थी। तो दोनों कथन सत्य है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। जातक ग्रंथों में बौद्ध स्तव के बारे में अनेक कथाएं हैं। इस समय तक बौद्ध धर्म में काफ़ी परिवर्तन हो गया। अब यह वह सरल धर्म नहीं रह गया था जिसका बुद्ध ने उपदेश दिया था। बौद्ध संप्रदाय अब दो भागों में बट गया था, महायान और हीनयान। बौद्ध जो संप्रदाय है ये दो भागों में बट गया था, महायान और हीनयान। महायानी बुद्ध
बौद्ध भिक्षु शक्तिशाली बन गए थे, परंतु भारत में अब भी ऐसे लोग थे जो इस तरह के बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, परंतु वे हीनयानी बौद्ध कहलाए। जो मानते थे वे तो महायान कहलाए, और जो नहीं मानते थे वे हीनयानी कहलाए थे। महायानी बौद्धों ने धर्मदूतों की मंडलियाँ चीन भेजी थी। जो महायानी थे, जो मानते थे, उन्होंने धर्मदूतों की मंडलियाँ चीन भेजी थी कि उसका प्रचार करने के लिए। ये धर्म प्रचारक भारतीय व्यापारियों के साथ यात्रा करके चीन पहुँचे। इस तरह जल्दी ही मध्य एशिया और चीन में बौद्ध धर्म फैलता गया। तो लेसन ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।